तो आज की वीडियो में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखने वाले हैं, बहुत तेज़ी से देखने वाले हैं। एक बच्चे की एक बच्ची की, दो लोगों की डिमांड के ऊपर ये वीडियो बहुत तेज़ी से बनाई जा रही है। इसी वजह से उतना डिटेल नहीं मिलेगा, लेकिन इतना डिटेल मिलेगा कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं आज के वीडियो की, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो योर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू दैट हेल्प्स यू ब्रीथ। ठीक है, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो ऑर्गन्स एंड टिश्यू का नेटवर्क होता है, जो आपको ब्रीथ करने में, सांस लेने में हेल्प करता है। सीधी सी बात है, समझ में भी आ गई हमको। चलिए अगली लाइन पे आइए भैया। दिस सिस्टम हेल्प्स योर बॉडी एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर सो योर ऑर्गन कैन वर्क। ये जो सिस्टम होता है वो हवा में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ताकि जो आपके बॉडी के अंदर के ऑर्गन है वो वर्क कर सके, काम कर सके। सीधी सी बात है। इट आल्सो क्लीन वेस्ट गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम योर ब्लड। ये जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये साथ ही साथ जो आपके अंदर के वेस्ट गैसेज होते हैं, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी ब्लड के अंदर होता है, उसको बाहर करने का काम भी यही सिस्टम करता है, यही रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है, यानी कि सांस के दौरान होता है। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग मेन स्ट्रक्चर। एक ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये फॉलोइंग कुछ मेन स्ट्रक्चर्स के नाम ये हैं। कौन कौन से? एक आपका नोज, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोलस, एल्वोलाई या एल्वोली एंड लंग्स, और एक और बचता है आपका डायफ्राम। इन सभी से मिलके आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। अब हम एक एक करके एक एक के बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सा हम डेफिनेशन समझ लेते हैं कि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो बस प्यारा सा डेफिनेशन समझ के फिर हम आगे की तरफ चल देंगे। देखिए, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ ए नेटवर्क ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू। जो आपका ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो ऑर्गन एंड टिश्यू का नेटवर्क होता है, दैट हेल्प अस ब्रीथ, जो कि हमें ब्रीथ करने में आसानी देता है, हेल्प करता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज, सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर ले जाना। एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। एक्सपेल मतलब बाहर करना कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से, और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर इन करना। यही छोटी सी बात है, यही हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक प्यारा सा डेफिनेशन है। अब हम अपने एक एक टॉपिक की तरफ चलेंगे। ये चित्र है, चित्र के साथ साथ एक एक टॉपिक बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला पार्ट कौन आ जाएगा? आपका नोज़ आ जाएगा। अब नोज़ को देखते हैं। देखिए नोज़ क्या कह रहा है? ह्यूमन हैव अ एक्सटीरियर नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल समझ रहे हैं, जो बाहर ये गोला गोला नहीं होता है हमारे नाक के बाहर वाला पार्ट, उसी की बात कर रही है। विच आर डिवाइडेड बाई अ फ्रेमवर्क ऑफ कार्टिलेजेनियस स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेप्टम। यानी कि ऐसे समझिए, कार्टिलेज जैसे स्ट्रक्चर से, जिसे हम सेप्टम के नाम से जानते हैं, वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है। हमारा जो नॉस्ट्रिल है, जो ये नाक में होल नहीं होता है, सीधी सी बात है, होल है ना, उसी को नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। तो जो हमारा होल है वो देखते नहीं, एक बीच का एक सीधा सा स्ट्रक्चर होता है एकदम नाक के एकदम बीच में। उसी स्ट्रक्चर की वजह से आपका नाक दो पार्ट में डिवाइड होता है। उसी कार्टिलेजेनियस स्ट्रक्चर का नाम ही सेप्टम है। ठीक है, तो वो जो कार्टिलेज का बना होता है ना, इसीलिए तो उसका नाम क्या है? सेप्टम। वही सेप्टम आपके नॉस्ट्रिल को दो पार्ट में बांटता है। ठीक, वही बात है। अगली लाइन है, दिस इज द स्ट्रक्चर दैट सेपरेट द राइट नॉस्ट्रिल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। जो मैंने आपको बताया, यही स्ट्रक्चर है जो आपकी नाक को दो पार्ट में बांटती है, राइट वाला नॉस्ट्रिल यानी कि राइट वाला होल, और आपके लेफ्ट वाला होल। ठीक, इस नाक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? टीनी हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे नाक के अंदर। अब ये तो आप समझ ही रहे हैं, हमारे नाक के अंदर बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं। वो बाल काफ़ी काम के होते हैं, फालतू के नहीं होते हैं। वो पैथोजेंस को, धूल मिट्टी, जो भी डस्ट होते हैं, उन डस्ट पार्टिकल को भी फंसाने का काम करते हैं, साथ साथ पैथोजेंस को भी फंसाने का काम करते हैं। तो इसे फालतू नहीं है। तो यही हमारे नॉस्ट्रिल के अंदर इंटीरियर लाइनिंग होती है, जो कि बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में एक्ट करती है, कार्य करती है अगेंस्ट फॉरेन पैथोजेंस। यानी कि जो बाहर से आने वाले पैथोजेंस होते हैं, रोगवाहक होते हैं, आपके डस्ट पार्टिकल होते हैं, उनको रोकने का काम यही हेयर फॉलिकल माफ़ कीजिएगा, करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।
आगे देखते हैं। इसके अलावा फर्दर मोर दे प्रोवाइडेड एडिशनल ह्यूमिडिटी फ्रॉम इनहेल्ड एयर, ठीक है, यानी कि जो सांस को या जो एयर को हम इनहेल करते हैं उसमें एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी ऐड करने का काम भी यही करते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा एडिशनल ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, ठीक है, जो भी हम सांस लेते हैं उसमें एडिशनल एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी डालने का काम करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ख़त्म। अब इसके बाद क्या आएगा, लैरिंग्स आएगा। लैरिंग्स का क्या काम है वो समझिए। आगे देखिए, टू कार्टिलिजेनियस चॉर्ड ले द फ्रेमवर्क फॉर द लैरिंग्स, यानी कि ये जो दो कार्टिलिजेनियस चॉर्ड होते हैं वो लैरिंग्स के लिए फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, ठीक है, उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। इट इज़ फाउंड इन द front of the neck and is responsible for vocal as well as adding respiration, यानी कि ये आपके नेक के सामने पाया जाता है और आपके ये वोकल के साथ साथ, वोकल मतलब क्या, जो हमारी वॉइस है, जो हमारा आवाज़ है, तो हमारे वोकल के साथ साथ ये हमारे रेस्पिरेशन के लिए भी जिम्मेवार होता है या उसमें भी हेल्प करता है। कौन, लैरिंग्स। तो लैरिंग्स आपकी आवाज़ के लिए भी थोड़ा हेल्प करता है और साथ ही साथ श्वसन में भी, यानी कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में भी हेल्प करता है। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स के भी नाम से जानते हैं। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स के भी नाम से जानते हैं। हेंस इट इज़ आल्सो इनफॉर्मली कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। चलिए अब आगे देखिए। व्हेन फूड इज सैलो अ फ्लैप कॉल्ड द एपिग्लॉटिस फोल्ड ओवर द टॉप ऑफ द विंड पाइप एंड प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द लैरिंग्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए समझिए, जब हम फूड को घोटते हैं तो वहाँ पे एक एपिग्लॉटिस नाम का एक फ्लैप होता है, एक पतला सा कुछ गेट वेट समझ लीजिए, ठीक है, वो क्या करता है, वो विंड पाइप को बंद कर देता है, उसको क्लोज कर देता है, ताकि जो फूड है वो विंड पाइप में न जाए, वो कहाँ जाए, वो आपके जहाँ से खाना पेट की तरफ जाता है उस पाइप की तरफ जाए, ठीक है, यानी कि फूड पाइप की तरफ जाए। इसी वजह से वहाँ पे एक एपिग्लॉटिस नाम का फोल्ड या गेट होता है, जो जब सांस आती है तब वो क्या करता है, तब वो फूड पाइप को क्लोज कर देता है। तो ये जो आपकी एयर है वो कहाँ चली जाती है, वो आपके ट्रैकिया में या कह लीजिए विंड पाइप में चली जाती है। और जब आप खाना खाते हैं तब वो विंड पाइप को क्लोज कर देता है, ताकि खाना विंड पाइप में न जाए, वो फूड पाइप में ही जाए, ठीक है। यही सीधी सी बात है, इतना सा काम है लैरिंग्स वाला, ठीक है। तो यहीं पे एक गेट होता है जो मैंने आपको बता दिया। अब लैरिंग्स के बाद आता है फेरिंग्स। अब फेरिंग्स क्या करता है वो समझिए। द नजल चेम्बर ओपन अप इनटू अ वाइड हॉलो स्पेस कॉल्ड द फेरिंग्स, यानी कि जो हमारा नजल चेम्बर होता है, नाक से जो रास्ता गया है वो जाके एक बड़े से खाली स्थान पर खुलता है, उसी को फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। जो हमारा नाक से रास्ता गया है वो जाकर एक बड़े से वाइड हॉलो स्पेस पे खाली स्थान पर खुलता है, उसी जगह को फेरिंग्स कहते हैं। इट इज़ अ कॉमन पासेज फॉर एयर एज वेल एज फूड, ठीक है, यानी कि ये हवा के लिए भी और फूड के लिए, दोनों के लिए कॉमन पासेज है, यानी कि यहीं से हवा भी होकर गुजरता है, यहीं से आपका फूड भी होकर गुजरता है। एक ही वीडियो में सब कवर करना, इसलिए थोड़ी मोड़ी गलती हो जाए पढ़ने में तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इट फंक्शंस बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल इनटू द विंड पाइप, यानी कि इसका फंक्शन क्या होता है कि फूड पार्टिकल विंड पाइप में एंट्री ना हो पाए, फूड पार्टिकल की विंड पाइप में एंट्री ना हो पाए, इसको देखना, ठीक है, उसको मना करना, ठीक। द एपिग्लॉटिस इज एन इलास्टिक कार्टिलेज विच सर्व एज अ स्विच बिटवीन द लैरिंग्स एंड द ओइसोफेगस बाय अलाउिंग द पासेज ऑफ एयर इनटू द लंग्स एंड फूड इनटू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या कह लीजिए कि एलिमेंट्री ट्रैक्ट, ठीक है। यानी कि सीधी सीधी बात है कि ये कहना चाहता है कि जो आपका एपिग्लॉटिस होता है, ठीक है, जो एक गेट था ना, वो कैसा होता है, वो इलास्टिक नेचर का होता है थोड़ा, ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज होता है, थोड़ा उसमें खिंचाव विचाव भी आ सकता है, ये सब चीज़ें उसमें पॉसिबल है। या सीधा सीधा कहा जाए थोड़ा लचीला होता है, ठीक है। वो क्या करता है कि जो खाना आता है, वो खाना जब आता है तो वो क्या करता है कि विंड पाइप को कवर कर देता है कि भैया तुम खाना हो फूड पाइप में जाओ, और जब हम सांस लेते हैं तो फूड पाइप को कवर कर देता है, यानी कि ओइसोफेगस को बंद कर देता है कि भैया तुम तो मतलब सांस हो, यानी कि एयर हो, तो तुम विंड पाइप में जाओ, यानी कि लंग्स की तरफ जाओ।
यही अलाउ करने का काम ये करता है। वही चीज़ लिखी है, अलाउइंग द पासेजेस, मतलब पासेजेस ऑफ एयर इनटू द लंग्स, जो एयर होती है उसको लंग्स में जाने देता है और जो फूड होता है उसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि कह लीजिए एलिमेंट्री कैनाल में जाने देता है या एलिमेंट्री ट्रैक्ट में जाने देता है। यही काम किसका है? फेरिंग्स वाला काम भी आपने समझ लिया। वहाँ पे एपिग्लोटिस नाम की एक इलास्टिक कार्टिलेज होती है जो एक तरीके से गेट समझिए, जब फूड आता है तब वो विंड पाइप को बंद कर देता है और जब एयर आती है तब वो ओइसोफेगस या फूड पाइप को बंद कर देता है। बात समझ में आ गई? चलिए कहानी ख़त्म। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद क्या आएगा? ट्रैकिया आएगा। ट्रैकिया का काम है वो समझिए। चलिए देखिए, द ट्रैकिया और द विंड पाइप राइजेस बिलो द लैरिंग्स एंड मूव्स डाउन द नेक। ठीक है, जो आपका ट्रैकिया होता है या कह लीजिए विंड पाइप होता है वो आपके लैरिंग्स के जस्ट नीचे होता है, आपकी गर्दन के जस्ट नीचे होता है, वहाँ वाले पार्ट में होता है। कैसा होता है? सी शेप में होता है आपका ट्रैकिया। तो वही चीज़ लिखिए, द वॉल ऑफ द ट्रैकिया कंप्राइज सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग विच गिव हार्डनेस टू द ट्रैकिया एंड मेंटेन इट बाय कंप्लीटली एक्सपेंडिंग। ठीक है, इसी की वजह से ये एक्सपेंड कर पाता है, थोड़ा फैल वैल पाता है, फूल पाता है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, रिंग शेप में होता है, सीप शेप में होता है, इसी की वजह से थोड़ी हार्डनेस आती है ट्रैकिया के अंदर। ठीक है, और बाकी ये एक्सपेंड कर पाता है खुद को, ये वाली चीज़ हो पाती है। द ट्रैकिया एक्सटेंड फर्दर डाउन इनटू द ब्रेस्ट बोन, और फिर वो जाके कहाँ एक्सटेंड डाउन हो जाता है? एक्सटेंड हो जाता है किससे? ब्रेस्ट बोन से, एंड स्प्लिट इनटू टू ब्रोंकी। यहाँ पे ये जो ट्रैकिया है यही आगे चल के दो ब्रोंकी में बढ़ जाता है, एक एक लंग्स के अनुसार, एक तरफ एक तरफ एक, यानी कि हमें पता है दोनों तरफ दो फेफड़े होते हैं। तो जो ये ट्रैकिया है वही बट जाता है टू पार्ट्स में और वही क्या कहलाता है? ब्रोंकी कहलाता है। यही ब्रोंकी आगे जाके लंग्स के अंदर बहुत सारे पार्ट में बढ़ जाते हैं तो ब्रोंकियोलस कहलाता है। अब इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं? ब्रोंकी को देखेंगे और ब्रोंकी के बाद हम फिर ब्रोंकियोलस को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले ब्रोंकी को देखते हैं, बाद में मैं एक डिटेल बताऊंगा स्टार्टिंग टू एंडिंग जल्दी जल्दी, ताकि आपके दिमाग में एक पैरामीटर सेट रहे। चलिए तो देखिए, ब्रोंकी क्या है? द ट्रैकिया स्प्लिट इनटू टू ट्यूब्स। मैंने जो आपको बताया ना, जो हमारा ट्रैकिया है वो दो पार्ट में बढ़ जाता है, उसी को हम कॉल्ड द ब्रोंकी, उसे ही हम ब्रोंकी कहते हैं। यही ब्रोंकी आपके हर एक लंग्स में जाता है। हमें पता है कि दो लंग्स होते हैं, तो एक तरफ एक लंग्स में चला जाता है और एक तरफ एक लंग्स में। ठीक है, अब क्या होता है? द ब्रोंकी डिवाइडेड इनटू ब्रोंकियोलस। अब ये ब्रोंकी लंग्स के अंदर जाके ब्रोंकियोलस में कई सारी शाखाओं में बढ़ जाते हैं। ये आपको रहा फिगर में दिख रहा है, ये जो इतनी सारी शाखाएं हैं यही सब क्या है? आपकी ब्रोंकियोलस हैं। तो ट्रैकिया बढ़ जाता है ब्रोंकी में, ब्रोंकी आगे चल के दो ब्रोंकी होते हैं, वो दोनों दो लंग्स में चले जाते हैं, फिर वो ब्रोंकी और ज़्यादा डिवाइड हो जाता है किस में? ब्रोंकियोलस में। अब ब्रोंकियोलस का क्या काम है वो समझिए। इट further branches into a small air sac called the alveoli। अब इस ब्रोंकियोलस के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस निकल जाते हैं और उन्हीं ब्रांचेस में स्मॉल एयर सैक्स होते हैं, या कह सकते हैं आपकी हवा की थैली बना लेती है। ठीक है, स्मॉल सैक बना लेते हैं, हवा की थैली बना लेती है और इसे ही हम एल्वोलाई के नाम से जानते हैं। तो ब्रोंकियोलस बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाता है, बहुत सारी ब्रांचेस में बढ़ जाता है और उन सभी ब्रांचेस में ढेर सारे एल्वोलाई बन जाते हैं। तो अब ये एल्वोलाई क्या करते हैं वो समझिए। पहले समझिए एल्वोलाई है क्या। द एल्वोलाई आर सिंगल सेल्ड सैक ऑफ एयर विथ थिन वॉल्स, यानी कि जो ये एल्वोलाई होता है वो सिंगल सेल से बना, बहुत पतले वॉल से बना एक झिल्ली होता है जिसके अंदर आपका एयर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, इट फैसिलिटेड द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इनटू और अवे फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। अब यहाँ पे बात समझिए, ऐसे समझिए, एकदम डिटेल बता रहा। एल्वोलाई की ऐसी संरचना होती है, ठीक है, उसी एल्वोलाई के नीचे से ब्लड गुजरता है। ठीक, उसी के पास से ब्लड गुजरता है। तो जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्या करता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वोलाई में डालता है और एल्वोलाई के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन को अपने अंदर लेता है, यानी कि खून में लेता है। बात समझ में आ गई? यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वोलाई में डालता है और वहाँ पे प्रेजेंट ऑक्सीजन को अपने अंदर लेता है, यही इसका काम है।
तो बात समझ आ गई कि ये गैसेस जो एक्सचेंज का काम है वो कहाँ पे होता है। तो गैसेस एक्सचेंज का काम एल्वोलाई में होता है, वहाँ पे होता है। वहाँ पे ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर जाती है और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो आपके एल्वोलाई में जाता है और फिर वो वापस जब हम सांस को बाहर करते हैं तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। यही सीधी सीधी बात है। तो ब्रोंकी समझ लिया हमने, ब्रोंकियोलस समझ लिया हमने, एल्वोलाई को देख लिया। एल्वोलाई भी समझा कि वो एक तरीके से थैली नुमा संरचना होता है या कह लीजिए बैलून की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है और उसी में हवा भरी हुई होती है। उसी के पास से आपका जो होता है वो क्या गुजरता है, ब्लड गुजरता है और ब्लड से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में जाता है और एल्वोलाई से जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में जाता है। इस तरीके से गैस का एक्सचेंज यहाँ पर होता है और फिर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा हो जाती है। बात समझ में आ गई। यही पूरी प्रोसेस है, बाकी और समझाऊंगा। अब बच गया है लंग्स। लंग्स क्या करता है वो देख लीजिए, उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। चलिए देखिए, लंग्स आर द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रेट्स। जो आपका लंग होता है वो रेस्पिरेशन के अंतर्गत, ह्यूमन की बात की जाए चाहे किसी अदर वर्टिब्रेट्स की बात की जाए, ये प्राइमरी ऑर्गन होता है। ह्यूमन की बात की जाए या किसी अदर वर्टिब्रेट्स की बात की जाए, जब भी रेस्पिरेशन की बात आती है तो लंग्स उसके प्राइमरी ऑर्गन के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, दे आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द पार्ट। ये आपके हार्ट के जस्ट बगल में, साइड में होते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं आपके चेस्ट के थोरिक कैविटी वाले पार्ट में होते हैं। एनाटॉमिकली द लंग्स आर स्पॉन्जी ऑर्गन। जो अगर कहा जाए कि लंग्स कैसे होते हैं तो स्पॉन्जी होते हैं, गद्देदार टाइप में होते हैं। तो इस तरीके के ऑर्गन है। विथ एन एस्टिमेट टोटल सरफेस एरिया बिटवीन 50 to 75 स्क्वायर मीटर। अगर इसकी एरिया, सरफेस एरिया की बात की जाए तो वो 50 से 75 स्क्वायर मीटर के आसपास होती है। The primary function of the lungs is to facilitate the exchange of gas between the blood and the air। ठीक है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, लंग्स का काम क्या है, आप समझ रहे हैं। लंग्स का सीधा सा काम है गैस का एक्सचेंज करना। जो गैस है उसका एक्सचेंज करना कैसे, ब्लड से एयर में और एयर से वापस से ब्लड में। यानी कि वही जो मैंने बताया ना एल्वोलाई वाला फंक्शन, वो लंग्स के अंदर ही ना आपका एल्वोलाई प्रेजेंट है। तो लंग्स का भी काम क्या हो गया, वही काम हो गया कि ब्लड से जो आपका गैस है उसको एयर में और एयर से जो गैस है उसको ब्लड में डालने का यही छोटा सा या यही बहुत बड़ा सा काम होता है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो आपका राइट लंग होता है वो आपका थोड़ा बड़ा होता है और हैवी होता है लेफ़्ट लंग की अपेक्षा। यानी कि आपका जो राइट लंग्स होता है वो बड़ा होता है लेफ़्ट लंग की अपेक्षा। ठीक है, यही एक अजीब सी बात पता चलती है कि शरीर में ही है, अपने ही शरीर में है, लेकिन हमेशा एक बड़ा और एक छोटा होता है। राइट वाला बड़ा होता है, लेफ़्ट वाला थोड़ा छोटा होता है। यही सीधी सीधी बात हमें पता चल गई। अब मैं आपको एक पूरा डिटेल में नहीं, एक शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि क्या होता है। हम सांस लेते हैं, नाक से गया फेरिंग्स, लैरिंग्स, यहाँ से होता हुआ अब आपको पता चली गया था कि वहाँ पे एक एपिग्लोटिस नाम की गेट समझिए, जो हम सांस लेते हैं उसको, जब हम सांस लेते हैं तो वो क्या करता है कि फूड पाइप की तरफ क्लोज कर देता है और वो जो सांस है यानी कि जो हवा है, एयर है, वो हमारे विंड पाइप में चली आती है, हमारे ट्रैकिया में चली आती है। और जब हम खाना खाते हैं तो वो विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया को बंद कर देता है, तब खाना आपका ओइसोफेगस यानी कि फूड पाइप में चला जाता है। यही काम है एपिग्लोटिस का। ठीक है, तो वहाँ से वो जो एयर है वो ट्रैकिया में आई। ट्रैकिया आपको पता है आगे चल के दो पार्ट में बट गया है, उसी का नाम ब्रोंकी कहलाता है। ब्रोंकी, एक ब्रोंकी आपका एक लंग्स में चला जाता है और सेकंड ब्रोंकी आपका सेकंड लंग्स में चला जाता है। ब्रोंकी आगे चल के फर्दर डिवाइड हो गया है किसमें, ब्रोंकियोलस में। फिर ये ब्रोंकियोलस बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो गया है और उसी ब्रोंकियोलस में आपके बहुत सारे एल्वोलाई जो कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो सभी उस ब्रोंकियोलस के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ब्रोंकी आपका बहुत सारे ब्रोंकियोलस में बढ़ जाता है और ब्रोंकियोलस से बहुत सारे ब्रांचेस निकलती है। उन सभी ब्रांचेस में क्या होते हैं, आपके एल्वोलाई पाए जाते हैं जो कि एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। सीधी सीधी बात, उसी एल्वोलाई के नीचे से ही ब्लड आपका होकर गुजरता है और वहाँ से ब्लड में गैसेस एक्सचेंज होते हैं। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आपके एल्वोलाई में जाता है, एल्वोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में आता है और
इस तरीके से ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और फिर ये ब्लड कहाँ चला जाता है। इसी वजह से हर बार हार्ट जो होता है, जो हमारा हार्ट होता है, वो क्या करता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन से युक्त जो ब्लड होता है वो लंग्स से लेता है और वापस से लंग्स को क्या देता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड देता है, यानी कि ऐसा ब्लड देता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा एकदम ना के बराबर होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन आता है। इस तरीके से ये प्रोसेस बार बार चलती रहती है। इसी वजह से हार्ट बार बार लंग्स को खून भेजता है कि ताकि भैया लंग्स तू इसमें ऑक्सीजन डाल के हमके वापस कर दा। ठीक है, यही हमारी सीधी सी प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ चीज़ समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आएंगी कोई बात नहीं, लेकिन ये जिनके लिए बनी है उनको समझ में आ जाए। उनका कहना था कि बस एक तेज़ी से रिवीजन करा दीजिए, तो तेज़ी से मैंने करवा दिया। टाटा बाय बाय, मिलते अगली वीडियो में।